हेलो स्टूडेंट। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन। क्या होता है केंचुआ पालन? देखो, केंचुए का पालन पोषण करना या फिर पालन पोषण करके उनकी वृद्धि करना या फिर केंचुए की खेती करना, कृषि करना, क्या कहलाता है? केंचुआ पालन। मतलब कि केंचुए का पालन पोषण कर उनकी संख्या में वृद्धि करना केंचुआ पालन कहलाता है। देखो, केंचुआ जो होता है वो मिट्टी में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का सेवन करता है। केंचुआ जो होता है वो मिट्टी में उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका सेवन करता है और इन अपशिष्ट पदार्थों का सेवन करके वर्मी कंपोस्ट उत्सर्जित करता है। वर्मी कंपोस्ट जो है उसको उत्सर्जित करता है। जो ये वर्मी कंपोस्ट होता है ये एक उत्तम खाद होता है। क्या होता है? एक उत्तम खाद होता है जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब केंचुआ क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों का भोजन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का सेवन करता है, बदले में वर्मी कंपोस्ट उत्सर्जित करता है जो एक उत्तम खाद होता है जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। संघ जो है केंचुआ का, संघ जो है वो है एनेलिडा, वर्ग है ओलिगोकीटा, गण है ओपिस्थोफेरा, कुल मेगास्कोलिडा, वंश है आइसीनिया और जाति है फोइटिडा। देखो, सबसे पहले केंचुआ जो होता है वो मिट्टी का निर्माण कैसे करता है, मृदा का निर्माण कैसे करता है। मृदा निर्माण वो कैसे करता है? सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा निर्माण की। देखो, केंचुआ अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करता है और अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण कर मृदा का निर्माण करता है, यानी कि मृदा निर्माण में सहायक होता है। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करके वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता है। इसके अलावा केंचुआ मिट्टी में बिल खोदता है। केंचुआ मिट्टी में बिल खोदता है, यानी कि बिल खोदकर मिट्टी की वातन क्षमता यानी कि वायु को ग्रहण करने की क्षमता और जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि करता है। मिट्टी की वातन क्षमता यानी कि वायु ग्रहण करने की क्षमता और जल ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करता है। केंचुआ जो होता है, केंचुए का भोजन क्या होता है? केंचुए का भोजन, देखो, केंचुआ जो होता है वो जैव निम्नीकृत पदार्थों का भोजन के रूप में उपयोग करता है। केंचुआ जैव निम्नीकृत पदार्थ कौन से होते हैं? जिनका अपघटन हो जाता है। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन हो जाता है वो जैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं और उनका मतलब कि भोजन के रूप में उपयोग करना वो उनका क्या होता है? भोजन होता है। जैसे जैव निम्नीकृत पदार्थ कौन कौन से हैं? यानी कि जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके, फल सब्जियों के छिलके, रोटी के टुकड़े, कागज के टुकड़े, कोई भी पत्ती, टहनी, ये सभी क्या है? इनका मतलब कि भोजन है किसका? केंचुए का। उसके बाद केंचुआ जो होता है वो मिट्टी में उपस्थित हानिकारक जीवाणु, विषाणु और एक कोशिकीय जीवों को नष्ट करता है। मिट्टी में उपस्थित हानिकारक जीवाणु, विषाणु,
वह एक कोशिकीय जीवों को नष्ट करता है, जिसके कारण मिट्टी रोगाणु मुक्त होती है। मिट्टी रोगाणु मुक्त होती है। अब हम बात करते हैं केचुआ जो है, केचुए के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। केचुए के लिए आवश्यक सामग्री, और सामग्री में नंबर 1 पर आता है टैंक। टैंक देखो, टैंक में क्या किया जाता है, केचुए को इकट्ठा किया जाता है। केचुए को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि एकत्रित किया जाता है। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ नंबर 2 पर, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ में कौन आते हैं, अपशिष्ट पदार्थ में आते हैं सभी जैव निम्नीकृत पदार्थ। जैव निम्नीकृत का मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन हो जाता है, वो सभी पदार्थ जैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, रोटी के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, पत्ती, टहनी, अंडों के छिलके आदि। ठीक है, ये सभी। उसके बाद नंबर 3 पर आता है लाल कृमि या फिर अर्थवर्म या फिर केचुआ की मात्रा को एकत्रित करना, यानी कि लाल कृमि को क्या करना, एकत्रित करना। कैसे एकत्रित करते हैं, इनकी संख्या जो है उसको कैसे बढ़ाते हैं। देखो, केचुआ जो होता है वो एक उभयलिंगी प्राणी होता है, मतलब कि दोनों के दोनों जननांग एक ही शरीर में होते हैं। कैसा होता है, उभयलिंगी होता है, जिसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन होगा क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग हैं, नर और मादा, और इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन, जिसके कारण ये 120 दिन में अपनी समष्टि जो होता है उसको दोगुना कर लेता है। यानी कि अपनी जो समष्टि है उसको क्या कर लेता है, दोगुना। 120 दिन के बाद इनकी संख्या क्या हो जाती है, डबल। देखो, लाल कृमि जो होते हैं, केचुआ जो होता है, वो प्रजनन काल के दौरान करता क्या है, स्पर्म को एकत्रित करता है। मतलब कि स्पर्म को एकत्रित करता है, और 3 से 4 सप्ताह के पश्चात, जैसे कि ये एक कोकून है और इस कोकून में स्पर्म को क्या करता है, एकत्रित करता है, और प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह के पश्चात देखिए जो कोकून है वो क्या करता है, शुक्राणुओं से भर जाता है, और प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह के पश्चात इस कोकून को स्रावित किया जाता है, जिसके कारण इस कोकून का जब स्फुटन होता है, इस कोकून का क्या होता है, स्फुटन के पश्चात एक कोकून से लगभग 10 शिशु बनते हैं। लगभग एक कोकून से कितने शिशु बनते हैं, 10 शिशु बनते हैं। ठीक है, एक कोकून से कितने शिशु बनते हैं, लगभग 10। तो इस तरह केचुओं की संख्या में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, और केचुए की संख्या जितनी ज़्यादा अधिक होगी, जितनी केचुए की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वर्मी कंपोस्ट उतना ही क्या बनेगा, ज़्यादा। वर्मी कंपोस्ट उतना ही क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है, यदि टैंक में केंचुए की संख्या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पहला पॉइंट अपना क्या था, टैंक था। यदि टैंक में केंचुए की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसमें से केंचुए को दूसरे टैंक में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है ठोस कचरा प्रबंधन। ठोस कचरा प्रबंधन वर्मी कंपोस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखो, प्रतिदिन जो घर होता है, घर से निकलने वाला अपशिष्ट, स्कूल कॉलेज से निकलने वाला अपशिष्ट, कार्यालय जो होता है उनसे निकलने वाला अपशिष्ट, वो ठोस कचरा कहलाता है। उसमें क्या होते हैं, पेन होते हैं, पेंसिल होते हैं, कागज़ के टुकड़े होते हैं, या फिर अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट। उनको एकत्रित करने का कार्य कौन करती है, नगर पालिका करवाती है।
अतः इन्हें नगर पालिका का अपशिष्ट कहते हैं। देखो कि जो प्रतिदिन जो है ना वो घरों से, स्कूल से, कॉलेज से, कार्यालय से या फिर अस्पतालों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है और उसको एकत्रित करने का कार्य जो होता है वो कौन करती है? नगर पालिका करती है। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या बोला जाता है? नगर पालिका के अपशिष्ट। और ये नगर पालिका क्या करती है? इनमें से जो जैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ, उसको तो क्या कर लेती है? अलग कर लेती है और अलग करके उनका वर्मी कल्चर यानी कि केचुआ पालन की क्रिया द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करती है। नगर पालिका इनमें से जो जैव निम्नीकृत होते हैं, जिनका अपघटन हो जाता है, उनको क्या करती हैं? एकत्रित करती हैं, उनमें से इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके उन्हें लेकर जाती कहाँ पर? वर्मी कल्चर जहाँ पर हो रहा होता है केचुआ पालन, वहाँ पर। उसके पश्चात वर्मी कल्चर की क्रिया के द्वारा क्या बनता है? वर्मी कंपोस्ट बनता है। और ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो होता क्या है और बनता कैसे? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, देखो केचुए अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं। और कौन से अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं? जो जैव निम्नीकृत होते हैं, मतलब कि जिनका जैव निम्नीकरण होता है, उनका भक्षण करके क्या करते हैं? एक वर्मी कंपोस्ट का उत्सर्जन करते हैं, जो एक प्रकार की उत्तम कार्बनिक खाद होती है, जो भूमि की उर्वरक जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देती है, मतलब कि उसमें वृद्धि करती है। इसलिए जो केचुआ होता है उसको किसान का मित्र बोला जाता है। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ जो होता है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है, उस वर्मी कंपोस्ट से भूमि की कैल्शियम, कार्बन व नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो किससे बनता है? अपशिष्ट पदार्थों से बनता है। इसलिए इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। क्या नहीं होता? पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है किसानों के लिए और हानिकारक भी नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो बनाते कैसे हैं, मतलब कि यूज ऑफ वर्मी कंपोस्ट, यूज ऑफ वर्मी कंपोस्ट बनाते कैसे हैं? देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2.5 इंटू 1.5 इंटू 1 मीटर का एक गड्ढा बनाते हैं मिट्टी में, यानी कि जिसकी लंबाई कितनी होती है 2.5 मीटर, चौड़ाई कितनी होती है 1.5 मीटर और उसकी गहराई कितनी होती है 1 मीटर। सबसे पहले मिट्टी में गड्ढा बनाया जाता है और गड्ढे की तली में लाल मिट्टी डाली जाती है। जो गड्ढा होता है उस गड्ढे की तली में ये यहाँ पर नीचे की तरफ क्या डाली जाती है, लाल मिट्टी नीचे, सबसे नीचे, या फिर ईंट जो है ईंटें डाली जाती नीचे की तरफ, सबसे नीचे लाल मिट्टी डालेंगे या फिर ईंटें डालते हैं और ईंटें डालकर एक क्या बनाते हैं, वर्मी बेड बनाते हैं, मतलब कि एक स्तर बन जाता है जिसे क्या बोलते हैं, वर्मी बेड। तो सबसे पहले नीचे वाले स्तर में क्या करते हैं, लाल मिट्टी डालेंगे या फिर क्या डालेंगे, ईंटें डालकर एक बेड बनाया जाता है जिसे बोला जाता है वर्मी बेड, जिसे क्या बोला जाता है, नंबर 1 पर वर्मी बेड। उसके बाद इस वर्मी बेड के ऊपर, इसके ऊपर क्या डाली जाती है, घास फूस डाली जाती है, हल्की सी क्या डाली जाती है, घास फूस। और इसमें लगातार 3 से 4 दिन तक पानी छिड़का जाता है।
क्या किया जाता है, 3 से 4 दिन तक लगातार पानी छिड़का जाता है, जिसके कारण इसकी नमी बनी रहती है। इसके पश्चात इसमें डालते क्या है, लाल कृमि यानी कि अर्थवर्म डालते हैं। इसके बाद इसमें क्या डालते हैं, लाल कृमि डालते हैं। और लाल कृमि के ऊपर सबसे पहले क्या डाली, लाल मिट्टी या फिर ईंटें बिछा दी। उसके बाद घास फूस डाली, पानी डाला 3 से 4 दिन तक ताकि नमी बनी रहे। उसके बाद क्या डाल दिया, अर्थवर्म, लाल कृमि डाल दिया। और इसके बाद इस लाल कृमि के ऊपर गाय का गोबर डाला जाता है, काऊ डंग। क्या डाला जाता है, गाय का गोबर डाला जाता है। और इसके पश्चात इस पर जो नगर पालिका के जो अपशिष्ट होते हैं, नगर पालिका के जो अपशिष्ट जो हमने क्या किए हैं, मतलब कि नगर पालिका क्या करती, इकट्ठा करती हैं, जो प्रतिदिन घरों से, शहरों से, कार्यालयों से, सार्वजनिक स्थलों से, अस्पतालों से, स्कूल कॉलेज से, वहाँ से निकलते हैं, उन अपशिष्ट को इनके ऊपर डाला जाता है। डालने के पश्चात इनको क्या कर दिया जाता है, एक चादर से ढक दिया जाता है। और चादर किसकी होती है, एस्बेस्टस की। और ये चादर किसकी होती है, एस्बेस्टस। उसकी क्या होती है, चादर से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। फिर उसके पश्चात केंचुए क्या करते हैं, भक्षण करते हैं इस घास का और इस वर्मी गाय के गोबर का, इस नगर पालिका के अपशिष्ट का। और ये जो घास फूस जो नीचे इनका क्या करते हैं, कंटिन्यू भक्षण करते हैं। कुछ दिनों के पश्चात क्या करते हैं, इस वर्मी कंपोस्ट को मतलब कि पलट देते हैं, यानी कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, जिससे इसमें वायु का संचार तेजी से होता है और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण तेजी से होता है। तो इस प्रकार से निर्मित जो कंपोस्ट होती है उसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार निर्मित जो कंपोस्ट होती है उस बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उत्तम होती है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, खेतों में। देखो सबसे पहले करते क्या है, मिट्टी में 2.5 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई का गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के पश्चात उस पर लाल मिट्टी डाली जाती है या फिर ईंटें बिछाई जाती हैं। ईंटें बिछाकर एक बेड बनाया जाता है जिसे बोला जाता है वर्मी बेड। इसके ऊपर घास फूस डालते हैं। 3 से 4 दिन तक पानी छिड़का जाता है, जिसके कारण यहाँ पर नमी बनी रहती है। उसके बाद इसमें क्या डाले जाते हैं, लाल कृमि डाले जाते हैं, अर्थवर्म डाले जाते हैं। ठीक है, अर्थवर्म डालने के पश्चात इसके बाद इसमें क्या डाला जाता है, गाय का गोबर डाला जाता है। ठीक है, गाय का गोबर डालने के पश्चात इसके ऊपर जो नगर पालिका के जो अपशिष्ट होते हैं उनको डाला जाता है। ठीक है, और ये सब कुछ करने के पश्चात उसको क्या होता है, एक चादर से ढक दिया जाता है। चादर किसकी होती है, एस्बेस्टस की होती है। फिर क्या करते हैं, लगातार ये जो अर्थवर्म होते हैं वो ऊपर से नीचे इनका क्या करते रहते हैं, भक्षण करते रहते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे क्या करते रहते हैं, भक्षण। फिर कुछ समय के पश्चात इसको हटाने के पश्चात इनको उल्टा जाता है, यानी कि नीचे वाले को ऊपर किया जाता है, ऊपर वाले को नीचे की तरफ किया जाता है, जिसके कारण वायु का संचार क्या हो जाता है, तेज़ी से हो जाता है और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण भी तेज़ी से होने लगता है। और इस प्रकार निर्मित वर्मी कंपोस्ट बहुत ही उत्तम होता है। ठीक है, और अच्छा खाद होता है, जिसका उपयोग किसान खेतों में करते हैं।